अस्सलाम वालेकुम जी। बेटे आज का हमारा जो लेक्चर है वो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। ठीक है, इंटर का बेटे ये चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर का नाम है जी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का नाम है बेटे। व्हाट इज़, सबसे पहले हम इसमें ये चीज़ देखेंगे कि व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, के क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बेटे इसकी डेफिनेशन ये है कि मैं वैसे आपको बता दूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। बेटे ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है ना आपके पास क्या हो, 2 हो, यानी कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। देखिए जी, जिस तरह ये डेफिनेशन है मैंने कह दिया, द इक्वेशन इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज़ 2, यानी कि जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हमारे पास बेटे क्या हो, 2 हो, उसको इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी गई है कि देखिए ये इक्वेशन है 2x² + 3 = 0, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्यों भला? क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर एक अदर एग्जाम्पल मैंने बताई है यहाँ पे कि x² - 3x - 1 = 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, यानी कि सबसे बड़ी पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो ये हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 आ गई हुई है। ठीक है जी। अच्छा, आगे बेटे मैंने एक चीज़ बताई है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 टाइप्स की होती हैं हमारे पास। ठीक है, पहली टाइप ये है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, और फिर सिंपल क्वाड्रेटिक या इम्प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि 2 टाइप्स होती हैं। एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, एक होती है सिंपल या इम्प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। पहले हम बात कर रहे थे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। बेटे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन, ये देखिए मैंने इक्वेशन लिखी थी जिसमें आ गया x² - 2 = 0, यानी कि ये एक हमारे पास इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल की पावर क्या है, 2 है, लेकिन इससे लेस पावर नहीं है। बात समझ आई आपको? यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यानी कि हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, लेकिन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे बड़ी पावर 2 होनी चाहिए और उससे लेस वाली शामिल नहीं होनी चाहिए। तो इससे बेटे क्या कहते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, यानी कि जो सिर्फ x² शामिल होता है और सिंपल वैल्यू शामिल होती है उसको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। आगे इम्प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है कि जिसमें बेटे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर भी शामिल होती है, यानी कि हाईएस्ट पावर 2 होती है और 2 से लेस भी उसकी जो पावर, यानी कि 2 से लेस क्या होती है, पावर 1, तो 1 भी उसमें शामिल होता है, तो प्लस कॉन्स्टेंट भी उसमें शामिल होता है =0। तो ये बेटे हमारे पास क्या हो गई है, इम्प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि सिंपली अगर हम बात करें तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटे उससे कहते हैं कि जिसमें वेरिएबल की पावर सिर्फ 2 हो, उससे कम ना हो। और इम्प्योर वो कहते हैं कि हाईएस्ट पावर तो 2 हो, लेकिन उससे कम पावर भी वेरिएबल की होनी चाहिए, जिसमें इसमें x की पावर 1 आ गई है। तो ये आ गई इम्प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे बेटे जो बड़ी अहम बात है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म की, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, किसी क्वाड्रेटिक की बेटे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, आपने इस चीज़ को अच्छे से याद रखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म बेटे ये होती है कि ax² + bx + c = 0। इस फॉर्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेटे स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। कैसे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे है? स्टैंडर्ड फॉर्म में बेटे क्या होता है, सबसे पहले x² वाली वैल्यू लिखी जाती है, फिर उसके बाद x वाली वैल्यू लिखी जाती है, फिर जो सिंपल वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू होती है वो लिखी जाती है, और =0 होना चाहिए। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप में लिखी हुई है x², यानी कि पहले x² वाली वैल्यू है, फिर x वाली है, फिर सिंपल है, =0 है, तो उसको कहेंगे ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। बात समझ आई है? अब देखें ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि देखिए पहले x² वाली वैल्यू लिखी हुई है, फिर x वाली है, फिर सिंपल है, =0 है, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। अच्छा, अगर मैं इसके बरक्स ऐसे बेटे लिखा हो, यानी कि मैंने लिख दिया कि 3x² - 3 = 5x, तो ये देखें ये जो मैंने फॉर्म लिखी है यहाँ पे, ये वाली, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के लिए x² पहले होना चाहिए। यानी कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हमने लिखना हो तो पता ये कैसे होगा, 3x² ये -5x इधर आ जाएगा,
और -3 इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म कि पहले एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है, फिर सिंपल एक्स वाली वैल्यू है, और फिर यानी कि पहले एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है, फिर सिंपल एक्स वाली वैल्यू है, और फिर सिंपल वैल्यू है यानी कि कांस्टेंट वैल्यू है इज इक्वल टू 0 है। तो बेटे इसको हम कहेंगे ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। बात समझ आ गया। और बेटे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाए। यानी कि जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें सबसे पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो देन हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये तो था हमारा बेटे आज का जो है ये बेसिक चीज़ें डेफिनेशन थी। अभी तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन पढ़ी है, उसकी 2 टाइप्स पढ़ी हैं, ठीक है, और उसकी एक फॉर्म पढ़ी है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम मेथड की बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास मेथड कितने होते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं मेथड्स की, मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा ये मैट्रिक के अंदर भी आप लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा होगा। तो मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बेसिक 3 मेथड होते हैं, जिनमें से पहला मेथड है, सबसे पहला जो इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का हमारे पास बेटे मेथड होता है वो होता है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन यानी कि फैक्टर्स बनाना, ठीक है जी। उर्दू में इसे तजज़ी करना कहते होते थे, ठीक है ना। और दूसरा जो होता है हमारे पास वो होता है मेथड इसको सॉल्व करने का बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। और थर्ड जो मेथड है सॉल्व करने का वो होता था बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना। अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने देखा होगा कि ये होता है एक्स बराबर होता है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac ओवर में 2a आ जाता है ये। तो बेटे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास ये 3 मेथड होते हैं यानी कि नंबर 1 मेथड है फैक्टराइजेशन, नंबर 2 है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, नंबर 3 है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इन कोई भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो तो हम तीनों मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं। हर केस में आपका आंसर जो है वो क्या आएगा जी, सेम आएगा, ठीक है जी। तो बेटे आपकी नेक्स्ट जो हम देखते हैं जो एक्सरसाइज है उसकी तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज हमारी क्या कह रही है। अच्छा जी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। बेटे एक्सरसाइज है हमारे पास 4.1, ठीक है जी। तो इसकी जो स्टेटमेंट है उसको अगर पढ़ें तो लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन, यानी कि हमें कुछ इक्वेशंस गिवन है, हमने उसे फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। यानी कि मैंने आपको ये बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बेटे 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड होता है बाय फैक्टराइजेशन, दूसरा मेथड होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और तीसरा मेथड होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले बेटे हम बात कर रहे हैं फैक्टराइजेशन की। तो फैक्टराइजेशन के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे करते हैं। तो देखें 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है बेटे, क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें कह रहा है सॉल्व द सिस्टम ऑफ बाय क्वाड्रेटिक, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है, हमें उसको फैक्टराइजेशन से हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन है जी 3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये देखिए जी हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, हमने इसे फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। अच्छा बेटे किसी भी मेथड से सॉल्व करने से पहले हमने ये ज़रूर देखना होता है कि हमारी क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें गिवन है क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि वाकई स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बेटे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू होनी चाहिए, तो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है सबसे पहले, फिर सिंपल एक्स वाली,
होनी चाहिए, तो वो यानी कि पहले एक्स स्क्वायर वाली, फिर एक्स वाली, फिर सिंपल वैल्यू, फिर इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में बेटे लिखी हुई है, ठीक है जी। तो अब हम इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व कैसे करेंगे देखिएगा। जब भी फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं क्या तरीकाकार होता है उसको सॉल्व करने का। देखें सबसे पहले हम पहली वैल्यू नीचे लिख लेंगे। देखें 3x² हमने पहले लिख लिया और लास्ट पे वैल्यू क्या +1, इसको भी हमने नीचे लिख दिया और इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। यानी कि पहली और आखिरी को हमने क्या कर लिया नीचे लिख लिया। अब देखें यहाँ पे x² के साथ क्या है, x² के साथ 3 है ना, तो हम 3 को साइड पे लिख लेंगे, 3 को साइड पे लिख लिया और यहाँ पे एंड पे वैल्यू क्या 1, तो इसको हमने यानी कि जो x² के साथ वैल्यू होगी उसको हम लास्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे 3 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 3। अब हमने पता क्या करना है, अब हमने अपने पास से 2 डिजिट ऐसे ढूंढने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने से 3 आए, लेकिन उन्हीं डिजिट को प्लस या माइनस करने से ये दरमियान में जो x के साथ वैल्यू है यानी कि +4 है ना x के साथ, देखिए ये आना चाहिए। यानी कि मैंने 2 डिजिट ऐसे ढूंढने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने से क्या आए 3 आए, लेकिन उनको प्लस माइनस करने से जो x के साथ वैल्यू है यानी कि 4 आना चाहिए। तो अब देखेंगे 3 किस किस को मल्टीप्लाई करने से आता है, तो बेटे कोई और पॉसिबिलिटी है ही नहीं। 3 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही 3 आएगा। तो देखिए अगर 3 के अंदर 1 को प्लस करेंगे तो ये x के साथ वाली वैल्यू 4 भी आ जाएगी। तो हमें 2 डिजिट मिल गए कि जिनको मल्टीप्लाई करने से 3 आ रहा है, लेकिन उनको प्लस माइनस करने से x के साथ वैल्यू 4 भी आ रही है। तो ये दोनों डिजिट जो हैं 3 और 1 ये हमारे क्या होंगे फैक्टर्स होंगे। इनको कैसे लिखेंगे दरमियान में, देखो 3 है ना पहले, तो प्लस का 3 है तो लिखेंगे +3, इसके साथ भी x लगा देंगे, ठीक है, और +1x है ना तो लिखेंगे +1 और इसके साथ भी क्या लगा देंगे x लगा देंगे। बेटे जब हमारे फैक्टर्स हमने लिख दिए, अब दो में से हमने कॉमन निकालना है। देखिए इन 2 में से कॉमन चीज़ देखनी है। पहले 2 में देखिए इनमें से एक तो 3 कॉमन ही करा है और दूसरा x कॉमन ही करा है। तो देखें 3 बाहर चला गया, 2x से 1x बाहर चला गया, अंदर 1x बचा, ये प्लस ऐसे बेटे ये 3 भी बाहर चला गया, x भी चला गया, तो इसकी जगह क्या बचा 1 बचा। अब इन दोनों में से कॉमन देखें, डेफिनेटली आम तौर पे बेटे जो चीज़ x के साथ होती है वो कॉमन निकल आती है। x के साथ 1 है ना, तो 1 को कॉमन निकाल लेंगे, तो 1 बाहर चलेगा, क्या रह गया x, प्लस यहाँ पे भी क्या रह जाएगा 1। तो बेटे ये और ये फैक्टर सेम होना चाहिए इज इक्वल टू 0। अगर आपका यानी कि ये फैक्टर और ये फैक्टर सेम बनता है तो फिर आपके फैक्टराइजेशन ठीक हुई है, अदरवाइज आपकी फैक्टराइजेशन ठीक नहीं हुई। अब देखें ये सेम बन गए। अब एक बार हम लिखेंगे ये 3x और ये जो +1 है ये लिख लेंगे, और ये जो 2 बार चीज़ है इसको हम एक बार लिख लेंगे, इज इक्वल टू 0 लिख देंगे, ठीक है। अब इनको लहदा देखो ये भी दोनों 0 के बराबर है, तो 3x + 1 इसको भी हम 0 के बराबर लहदा लिख देंगे, x + 1 को अलहदा 0 के बराबर लिख देंगे। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, 1 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाकर हो जाएगा माइनस, इधर 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। तो हमें यहाँ पे x चाहिए 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर हो जाएगा डिवाइड, तो -1/3 वैल्यू आ जाएगी x की यहाँ से, और यहाँ से x की वैल्यू चाहिए 1 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाकर आ जाएगा -1 हो जाएगा, तो एक x की वैल्यू ये आ गई। तो आगे बेटे जब दोनों वैल्यूज़ आ जाए तो आपने सोल्यूशन सेट लिखना है। सोल्यूशन सेट आया -1/3 और -1, यानी कि जो आंसर है उनको एक सेट के अंदर लिख के उसको सोल्यूशन सेट कह देते हैं, यानी कि ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट है। तो बेटे ये हमारे आंसर आ गए हैं, ठीक है जी। यूँ हमने जो है ना फैक्टराइजेशन कर ली है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का देखते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसी क्वेश्चन नंबर 2 इसी एक्सरसाइज का वो है जी हमारे पास x² + 7x + 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो देखिए इसको भी फैक्टराइजेशन से हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखेंगे क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो डेफिनेटली ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि पहले x² वाली वैल्यू है, फिर x वाली है, फिर सिंपल कांस्टेंट वैल्यू इज इक्वल टू क्या है 0 है। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है ना। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसके फैक्टर कैसे बनाएंगे। देखें पहली वैल्यू नीचे उतारी और लास्ट वाली नीचे उतारी इज इक्वल टू 0। अब देखिए इधर x² के साथ क्या है जी 1 है ना, जिसके साथ कुछ ना उसके साथ 1 होता है, लास्ट पे क्या 12 है। हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, तो आंसर क्या आता है 12।
अब हमने अपने पास से 2 डिजिट ऐसे ढूंढने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने से भी क्या आए, 12 आए, लेकिन उन्हीं को प्लस या माइनस करने से ये x के साथ वाला 7 भी आना चाहिए। देखिए बेटे 6 को अगर मल्टीप्लाई करें 2 से तो 12 आ जाता है, लेकिन इनको प्लस या माइनस करने से 7 नहीं आ सकता, क्योंकि इनको आप प्लस करोगे तो वो 8 आ जाएगा, माइनस करोगे तो वो 4 आ जाएगा। तो बेटे ये इनको मल्टीप्लाई करने से 12 तो आ जाता है, लेकिन x के साथ वाली वैल्यू 7 नहीं आता, इसलिए ये हमारे फैक्टर्स नहीं है। और 12 देखो किस किस को मल्टीप्लाई करने से आता है। देखो अगर 3 को मल्टीप्लाई करें 4 से तो 3 4 जार भी क्या होता है, 12 होता है। तो इनको ऐड करें तो 7 आ जाता है। देखें ना, 3 को और 4 को ऐड करें तो 7 आ जाता है। तो यही हमारे 2 फैक्टर्स बन गए हैं, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करने से 12 भी आ रहा है और प्लस माइनस करने से x के साथ वाली वैल्यू 7 भी आ रही है। तो ये हमारे फैक्टर्स हैं। इनको कैसे लिखेंगे, प्लस देखें यहाँ पर लिखा जाएगा 3 है, तो 3 के साथ भी x प्लस का 4 है, तो प्लस 4 के साथ भी क्या लगा दिया जाएगा, x लगा के इनके दरमियान में लिख दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए बेटे पहले इन 2 में से कॉमन, तो इन 2 में से x सिंपल कॉमन नहीं करा है, तो x को कॉमन निकाल ले। देखिए 2x थे, 1x बाहर चला गया, 1 लिखते नहीं है बेटे साथ, ठीक है ना। तो x बाहर चला गया, 1x अंदर रह गया, x बाहर चला गया तो क्या रह गया, 3 रह गया। इधर x के साथ 4 है, तो 4 कॉमन निकालें तो क्या बचेगा, x, तो ये प्लस, तो देखिए 4 3 ज़ा 12 होता है, इधर द्वारा का बचेगा 3 = 0। तो ये का सेम बन गया, तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। एक बार लिखेंगे x और ये प्लस का 4, और एक बार लिखेंगे x प्लस का 3 = 0। तो बेटा ये दोनों 0 के बराबर है। यहाँ पे x + 4 इसको भी 0 के बराबर लिखेंगे और x + 3 इसको भी 0 के बराबर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो 4 इधर प्लस हो रहा है तो जाकर हो जाएगा -4, तो x की वैल्यू बेटे -4 आ गई। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास 3 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो उधर जाकर हो जाएगा -3, तो x की वैल्यू एक ही आ गई। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन सेट लिख देंगे। सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया -4 एंड -3 बेटे। तो ये हमारे क्या है बेटे, आंसर है। ठीक है जी बेटे आगे क्वेश्चन नंबर हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, हमने इसे एक फैक्टराइजेशन से क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटे हमने इसको देखना है कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो बिल्कुल बेटे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, क्यों भला स्टैंडर्ड फॉर्म में ये कैसे है कि सबसे पहले x² वाली वैल्यू है, फिर x वाली वैल्यू है और -5 है, फिर सिंपल वैल्यू है =0 है। तो बेटे हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे कैसे देखें, ये पहली वैल्यू 9x² को नीचे उतार लेंगे और लास्ट से -5 को नीचे उतार लेंगे =0। तो बेटे देखें इधर x² के साथ 9 है, हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ, तो क्या होता है, -45 आ जाएगा। ठीक है जी, अब हमने अपने पास से 2 इंटीजर ऐसे ढूंढ रहे हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने से -45 आए, लेकिन उनको प्लस या माइनस करने से x के साथ वैल्यू क्या, -12 आना चाहिए। ठीक है ना। तो बेटे देखें मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि 15 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 45। ठीक है ना, लेकिन हमें तो -45 चाहिए, तो किसी एक के साथ क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। तो बेटा यहाँ पे देखें जो वैल्यू इधर होती है ना, ये बड़ी के साथ लगती है हमेशा, तो माइनस है तो -15 के साथ लगा दिया जाएगा। तो देखो अगर -15 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर -45 आएगा। देखें ये 2 डिजिट है जिनको मल्टीप्लाई किया -45 आया, लेकिन अगर -15 + 3 करेंगे तो -12 भी आ जाएगा। तो ये हमारे दोनों फैक्टर हैं, यानी कि -15 और 3 हमारे फैक्टर्स हैं, इनको यहाँ लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, -15x और प्लस का 3x, ये इनके दरमियान लिख दिया गया। तो देखिए बेटे कॉमन निकालें, तो देखिए 9 भी 3 के टेबल में आता है, 15 भी 3 के टेबल में आता है, तो 3 भी कॉमन निकलेगा और साथ x भी कॉमन निकलेगा। तो यहाँ से बेटे 3x कॉमन निकल गया, 3 * 9 होता है, 1x चला गया तो 1x रह गया, -3 5 बार 15 होता है, तो इधर क्या रह जाएगा, 5x तो बाहर चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, तो यहाँ से जिससे कुछ भी कॉमन निकले वहाँ से 1 कॉमन निकलता है, तो क्या रह जाएगा यहाँ पे
3x ऐसे रह जाएगा और -5 ऐसे इज इक्वल टू 0। तो बेटे एक हमारे पास हो गया ये 3x और ये प्लस का 1, और एक जो सेम है 3x -5, ये दोनों किसके बराबर हो गए, 0 के बराबर हो गए। तो अब देखें ये 3x + 1 इसको लैदा 0 के बराबर कर लिया और 3x -5 इसको लैदा 0 के बराबर कर लिया। तो यहाँ से देखें ये 3x ऐसे ही 1 इधर प्लस हो रहा है, इधर आकर हो जाएगा माइनस, यहाँ से x की वैल्यू चाहिए तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर हो जाएगा डिवाइड, तो 1x की वैल्यू बेटे हमारे पास ये आ गई। तो यहाँ पे देखें 5 इधर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, उधर जाकर होगा प्लस का 5, तो x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर हो जाएगा बेटे डिवाइड हो जाएगा। तो ये बेटे हमारी आंसर आ गया 2x के। तो सोल्यूशन सेट जो है हमारे पास वो हमारा क्या आ गया, -1/3 और 5/3। ये बेटे हमारा क्या आ गया, सोल्यूशन सेट आ गया। ठीक है जी बेटे। नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसकी तरफ मूव करते हैं। तो ये भी हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, हमने इसे क्या करना है, सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो बेटे अगर इसको अच्छे तरीके से देखा जाए तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले x² की वैल्यू होती है, फिर सिंपल x, फिर यानी कि फिर सिंपल x वाली वैल्यू होती है, फिर कांस्टेंट वैल्यू इज इक्वल टू 0 होता है, लेकिन इसके तो इज इक्वल टू 2 है। तो सबसे पहले उस साइड पे हमने 0 बनाना है। तो क्या करेंगे, x² ऐसे ही -x ऐसे ही, ये इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा और उधर क्या आ जाएगा 0। तो बेटे नाउ दिस इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे कैसे, देखिए बेटे सिंपल वैल्यू नीचे पहली और आखिरी नीचे उतार ली, इक्वल टू 0। अब देखिए मल्टीप्लाई करें इधर x² के साथ क्या है 1 को बेटे आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ -2 के साथ, तो आंसर आएगा -2। अब हमने अपने पास से 2 डिजिट ऐसे ढूंढ रहे हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने से भी -2 आए, लेकिन उनको प्लस माइनस करने से ये x के साथ क्या है -1 आना चाहिए। तो देखिए 2 किस किस को मल्टीप्लाई करने से आता है, बेटे 2 हमेशा 1 और 2 को मल्टीप्लाई करने से ही 2 आता है, और किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करने से 2 नहीं आता। ठीक है जी। तो देखिए अगर 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 से क्या आएगा, 2 आएगा, लेकिन हमें तो -2 चाहिए। तो मैंने कहा था ये दरमियान में जो वैल्यू उधर माइनस है तो बड़ी के साथ माइनस लगेगा। तो देखिए -2 को 1 से करोगे तो -2 आएगा, -2 + 1 करोगे तो -1 भी आ जाएगा। तो ये 2 इंटीजर है बेटे हमारे पास, जिनको मल्टीप्लाई करने से -2 आ रहा है, लेकिन इनको प्लस करने से क्या आ रहा है, x के साथ वाली वैल्यू -1 भी आ रही है। तो ये दोनों हमारे क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। देखो -2 है ना, तो इसको यहाँ लिख लेंगे -2 उसके साथ भी x, और प्लस का 1 उसके साथ भी x दरम्यान में लिख लिया। तो बेटे इन दोनों से कॉमन निकालें, दोनों से x कॉमन निकला, 2x से 1x बाहर चला गया, 1x रह गया, माइनस एज इट इज़ 2 एज इट इज़ x बाहर चला गया। तो x के साथ 1 है तो 1 कॉमन निकाले, क्या बचेगा x माइनस ऐसे तो 2 ऐसे रहेगा इक्वल टू 0। तो एक ये x और ये प्लस का 1 एक फैक्टर बन गया, और ये x -2 एक फैक्टर इज इक्वल टू 0। तो दोनों 0 के बराबर है, तो x + 1 ये भी 0 के बराबर, और x -2 ये भी 0 के बराबर। और यहाँ से x की वैल्यू ये 1 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, उधर जाकर हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये जो 2 है इधर माइनस हो रहा है बेटे, उधर जाकर हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये 2x की वैल्यूज़ हमें मिल गई। तो हम अपना जो सोल्यूशन सेट है वो क्या लिखेंगे, -1 एंड 2, ये हमारा क्या है बेटे, सोल्यूशन सेट है। बेटे होप सो कि आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो बेटे इसको अब करें क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना वो करेंगे। उनमें इन पहले 4 क्वेश्चंस में क्या था कि आपको जितने भी क्वेश्चन गिवन थे वो सारे स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन थे, स्वाय ये क्वेश्चन नंबर 4 के, लेकिन ये भी इतना कोई बड़ा लंबा चौड़ा नहीं था, एक स्टेप करने से ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई है। आगे जितने हमारे क्वेश्चंस हैं वो सारे पहले हमें उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और देन हम उसको जो है ना आगे फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है जी। तो ठीक है जी बेटे, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा जी। अल्लाह हाफिज़ जी।